दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये हमने एग्जाम पॉइंटर की यूथ कंपटीशन टाइम की आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूट एंड पॉलिटी की सीरीज चल रही थी, जो कि आपकी 1 लाख से प्लस क्वेश्चन है। ये आपके क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको बीपीएससी, यूपी, पीसीएस, एमपी और जो आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट, एसएससी, रेलवे, डीएसएसबी, पुलिस, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, पीईओ, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जीआरएफ, इन सभी के लिए ये आपकी पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खासकर जो हमने आपकी स्टार्ट की ये सीरीज़, तो आपकी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया और टीजीटी, पीजीटी हो गया, आपके पुलिस का एग्ज़ाम हो गया। ये हमारा मेन मोटिव है, ठीक है। तो चलिए ये हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। ये है आपका भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, और प्रीवियस ईयर में जो आपके इन एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर आधारित सारे प्रश्न हैं। चैप्टर वाइज हम आपको डेली करा रहे हैं। तो चलिए आज जो हम आपको चैप्टर कराएंगे वो है आपका नागरिकता। क्या रहेगा? नागरिकता रहेगा, क्योंकि पिछली में हमने आपके ये पहला चैप्टर हो गया है, दूसरा भी और देश का भी हो गया, संघ और उसके राज्य क्षेत्र भी हो गए। आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता, ठीक है। तो नागरिकता को हम देखेंगे। तो नागरिकता में हमारा जो पहला रहेगा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो भाग 2 में, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख मिलता है। वहीं नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो नागरिकता का जो प्रावधान है वो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक है। नागरिकता किस सूची का विषय है? तो नागरिकता संघ सूची का विषय है। वहीं भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का उल्लेख मिलता है? तो एकल नागरिकता का उल्लेख मिलता है। लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए मतदान का अधिकार किसे प्राप्त है? तो केवल भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त है। संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य होने के लिए कौन सी अर्हता होनी चाहिए? तो केवल भारतीय नागरिक होने चाहिए। आगे है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अधिवास द्वारा नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 5 में अधिवास द्वारा नागरिकता के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 5 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा या भारत का नागरिक होगा? तो ये आपका अनुच्छेद 5 के अंतर्गत बताया गया है। अधिवास का क्या तात्पर्य है? तो अधिवास एक मनुष्य और एक राज्य क्षेत्र के बीच जो संबंध होता है उसे अधिवास कहते हैं। अधिवास कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, उद्भव अधिवास और विकल्प अधिवास। वही है कि भारत से पाकिस्तान को प्रजनन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन, तो ये आपके अनुच्छेद 7 में दिया गया है। वही है कि भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो रोजगार के लिए विदेश में रह रहे हैं या प्रवास कर रहे हैं, उनकी नागरिकता के संबंध प्रावधान किस में है? तो अनुच्छेद 8 में उनकी नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 5, 6 और 8 के अधीन आने वाले व्यक्ति किस कारण से भारत के नागरिक नहीं रहेंगे? यदि वह किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त कर लेते हैं तो वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए कौन सक्षम है? तो आपकी संसद सक्षम है। वही है कि प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने हेतु कितने वर्षों का निवास करना आवश्यक है? तो 12 वर्षों तक एक ही भारत में निवास करने पर आपको भारत की नागरिकता प्राप्त करने है मिल सकती है। भारतीय नागरिक जो साधारण भारत के बाहर निवास करता है और उसके पास भारतीय पासपोर्ट है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अप्रवासी भारतीय कहा जाता है। जो व्यक्ति देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें किस अधिनियम के तहत नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के द्वारा उन्हें भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो 7 वर्ष बिताने होंगे। नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के मूल अपरिहार्य सिद्धांत को कौन सा रूप प्रदान करती है? तो कानूनी रूप प्रदान करती है। वही है कि नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संविधान के लागू होने के समय तत्काल लागू हो जाता है? तो अनुच्छेद 5 से 9 तक के जो हैं वो तुरंत लागू हो जाते हैं। वही नागरिकता की समाप्ति, तो नागरिकता का परित्याग, पूर्ण आयु व क्षमता का कोई भी भारतीय
नागरिक निर्धारित प्रारूप के तहत नागरिकता के त्याग की घोषणा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की घोषणा को केंद्र सरकार किसी युद्ध में व्यस्त होने पर रोक सकती है। वहीं ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं होगा, लेकिन बच्चा 18 वर्ष की उम्र प्राप्त करने पर प्रार्थना पत्र देकर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। इसी में है नागरिकता की बर्खास्तगी। तो वो कैसे है, तो किसी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यह व्यवस्था तब लागू होती है जब भारत सरकार युद्धरत हो और केंद्र सरकार जब तक इस संबंध में सहमति प्रदान ना कर दे। आगे है नागरिकता से वंचित किए जाने पर। तो वह भारतीय नागरिक जो देशीकरण या पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बना है, वह केंद्र सरकार के आदेश से नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। भारत सरकार निम्न आधारों पर किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकता है। नागरिकता प्राप्ति हेतु किसी व्यक्ति द्वारा छल या झूठ का प्रयोग कर वास्तविक तथ्यों को छुपाया गया हो तो भी उसे वंचित कर सकते हैं, या भारत के संविधान के प्रति अनादर व अनिष्ठा की अभिव्यक्ति की हो तो भी उसे वंचित किया जा सकता है। जब किसी युद्ध में भारत शामिल हो तो शत्रु देश के साथ अवैध रूप से कोई गोपनीय सूचना या अवैध व्यापार किए जाने पर भी उसे राष्ट्र विरोधी और उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। और नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से निवास कर रहा हो तो भी उसे नागरिकता से वंचित कर देते हैं। वही है कि किस समिति द्वारा प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश की गई है, तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर ही प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश की गई है। फिर है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किस देश से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के संबंध में प्रावधान किया गया था, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों के संबंध में प्रावधान किया गया है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रहने की आवश्यकता को घटाकर कितने वर्ष कर दी है, तो 5 वर्ष की कर दी है। वहीं नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 कब लागू हुआ था, तो 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ था। इसी के साथ है कि किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर उसकी भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत स्वतः समाप्त हो जाती है, तो अनुच्छेद 9 के तहत स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। फिर है कि किस अधिनियम के तहत नागरिकता के अर्जन व समापन के बारे में प्रावधान किया गया है, तो नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने प्रकार से नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है, तो 5 प्रकार से नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है। पहले तो जन्म से प्राप्त नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, देशीकरण द्वारा और क्षेत्र समावष्टि द्वारा नागरिकता प्राप्त करना। फिर है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संसद को नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति के संबंध में विधि निर्मात्री शक्ति प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 11 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि पारित करके किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 11 से। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा किसी व्यक्ति को कितने प्रकार की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, तो 3 प्रकार की नागरिकता से। दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश से किया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। वहीं दोहरी नागरिकता किस प्रकार प्रदान की जा सकती है, तो प्रवासी भारतीयों के आवेदन पर दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सकती है। प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश को सरकार ने अपनी सैद्धांतिक सहमति कब प्रदान की गई है, तो 2003 में। प्रवासी भारतीयों को समिति रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहते हैं, तो OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा किस नागरिकता कानून में की गई है, तो 1955 के नागरिकता कानून में। किसे भारत का जन्मजात नागरिक समझा जाएगा, तो जो 26 जनवरी 1950 या इसके पश्चात भारत में जिसने जन्म लिया है वो जन्मजात नागरिक समझा जाएगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है, तो एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाई गई है। जन्म से नागरिक होने की क्या शर्तें हैं, तो जन्म से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा हो, साथ ही 1 जुलाई
1987 को या उसके बाद, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के पहले वह जन्मा बच्चा, साथ ही एक नागरिकता अधिनियम 2003 लागू होने के बाद वह बच्चा जिसके जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय हों अथवा कोई एक भारतीय हो, वो आपका क्या होगा, नागरिक रहेगा। फिर है कि वंशानुगत के आधार पर नागरिकता अर्जन करने की क्या शर्तें हैं। तो 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच देश के बाहर जन्मे व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता पिता भारतीय नागरिक हों तो उसे भारतीय नागरिकता मिलेगी। वही है कि पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का क्या प्रावधान है। तो भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो और भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे हों तो वह आपके पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। फिर है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता अर्जन। तो संबंधित देश में एक निश्चित अवधि तक निवास करना, 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से किसी एक का अच्छे से ज्ञान होना और अच्छे चरित्र वाला होना, ये आपका देशीकरण द्वारा नागरिकता अर्जन कहलाता है। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन से हैं। तो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 ये आपके नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं। फिर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि अनुच्छेद 5 से 8 के अंतर्गत प्रत्येक उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की गई जो संविधान प्रारंभ के समय किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आता है, या तो वह भारत का अधिवासी तथा भारत में जन्मा या भारत संघ की अधिकांश जनसंख्या ऐसे व्यक्तियों की थी। साथ ही अधिवासी जो भारत में नहीं जन्मा किंतु उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो। वहीं अधिवासी जो भारत में नहीं जन्मा किंतु जो 5 वर्ष से अधिक समय तक भारत का सामान्यतः निवासी रहा हो। साथ ही भारत का निवासी किंतु 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया हो, बाद में पुनर्वास अनुज्ञा लेकर भारत लौट आया हो। या फिर पाकिस्तान का निवासी किंतु जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में प्रवास कर गया था, अथवा जो उस तारीख के बाद आया था किंतु 6 महीने से अधिक समय से भारत में निवास कर रहा था, तो ऐसे जिसने विहित ढंग से पंजीकृत करा लिया था। या फिर भारत के बाहर रहने वाला किंतु जिसके माता पिता में से कोई एक, या पितामह या पितामही अथवा मातामह या मातामही में से कोई भी आपका भारत में जन्मा हो। या फिर भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में से अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया गया है। तो 6 बार संशोधन किया गया है। पहला 1986 में, फिर 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देश के सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर होता है। यह नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र नियम 2003 के प्रावधानों के तहत स्थानीय, उपजिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है। साथ ही भारत के प्रत्येक निवासी को NPR में पंजीकरण करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का उद्देश्य देश में हर सामान्य निवासी का एक व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना है। डेटाबेस में जनसांख्यिकी के साथ साथ बायोमेट्रिक विवरण भी शामिल होंगे। साथ ही अनिवासी भारतीय NRI किसे कहा जाता है। तो ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष में 182 दिन अथवा उससे अधिक विदेश में रहते हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अन्य किसी नियुक्ति पर भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्तियों को कौन सा दर्जा दिया जाता है। तो अनिवासी भारतीय का दर्जा दिया जाता है। अनिवासी भारतीयों को किस वर्ष अधिसूचना जारी करके भारत में मतदान के रूप में पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गई थी। तो 2011 में। किस फॉर्म के माध्यम से विदेशों में रहने वाले सक्षम मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करवा सकते हैं। तो फॉर्म 6A के माध्यम से वो अपना नाम सम्मिलित करवा सकते हैं। वही है कि भारतीय मूल के व्यक्ति PIO से क्या तात्पर्य है। तो POI वे लोग जो स्वयं अथवा उनके पूर्वज कभी भारतीय नागरिक थे लेकिन वर्तमान में किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं। भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए PIO कार्ड की प्रक्रिया कब प्रारंभ की गई थी। तो 2002 में प्रारंभ की गई थी। PIO कार्ड धारक व्यक्ति कार्ड जारी होने की तिथि से कितने वर्षों तक बिना ब्याज वीजा के भारत में आ सकता है। तो 15 वर्षों तक। किस नागरिकता संशोधन विधेयक द्वारा PIO को किस कार्ड का दर्जा दिया गया है। तो OCI कार्ड का दर्जा दिया गया है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद ने कब अपनी स्वीकृति प्रदान की है? तो 12 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 छठी अनुसूची में शामिल किन आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासियों पर लागू नहीं होता है। छठी अनुसूची के अंतर्गत कौन से आदिवासी क्षेत्र शामिल हैं? तो कार्बी आंगलांग असम। नेक्स्ट है कि छठी अनुसूची के अंतर्गत कौन से आदिवासी क्षेत्र में शामिल हैं? तो कार्बी आंगलांग जो कि असम है, इसमें आपके आदिवासी क्षेत्र आपकी छठी अनुसूची में शामिल है, जिसमें आपका गारो हिल्स, चकमा, त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र सभी शामिल होते हैं। फिर है कि नागरिकता अधिनियम संशोधन 2019 किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है? तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन और 1873 के अंतर्गत इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू नहीं होता है। ठीक है, आगे रहेगा कि इनर लाइन परमिट वर्तमान में किन राज्यों में है? तो जो इनर लाइन परमिट है ये आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड राज्यों में लागू है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को हटा दिया है? तो लद्दाख प्रदेश जो है उसने इनर लाइन परमिट को हटा दिया है। फिर है कि इनर लाइन परमिट से क्या तात्पर्य है? तो ये एक ऐसा दस्तावेज है जो गैर मूल निवासियों को उन राज्यों में जाने या रहने की आवश्यकता होती है। इनर लाइन परमिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो संबंधित राज्य सरकार के द्वारा ये शामिल किया जाता है। तो भाग दो हमारा नागरिकता से संबंधित, जिसमें अनुच्छेद 5 है, ये संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 7 जो है ये आपके पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिक अधिकार से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का नागरिक न होना भी इससे संबंधित है। अनुच्छेद 10 नागरिकों के अधिकारों का बना रहना इससे संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विविध द्वारा विनिमय किया जाना है। ठीक, नागरिकता चैप्टर कंप्लीट।